मैं कोटद्वार में हूँ और आज मेरे साथ में डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं जो सीईओ हैं, जीएम हैं जिला सहकारी बैंक के। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम रखा था पूरे भारतवर्ष के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह से वो तैयारी करें परीक्षाओं की, काफ़ी फ़ायदा उसका बच्चों को मिला। अब जब बोर्ड परीक्षा में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद उनको क्या करना है, 12th क्लास के जो बच्चे हैं, 12th का जो बोर्ड बच्चे दे रहे हैं, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, इस विषय पे चर्चा के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी। जीएम भी हैं यहाँ पे, सीईओ हैं। एक अच्छा कैरियर काउंसलिंग का उनके पास अच्छा खासा अनुभव है और देश के तमाम प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं उसमें उनका अनुभव रहा है, पढ़ाने का अनुभव रहा है। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका। थोड़ा सा परिचय आप इससे पहले जब आप यहाँ पे आए उससे पहले का थोड़ा सा परिचय आप देंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास आउट करने के बाद आएंगे, उनको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू पंत साहब। मैं एक्चुअली ये अजीब इत्तेफाक कह लीजिए पंत साहब कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं बैंकर हूँ, लेकिन मेरा जो दिल और मेरा मन है वो कैरियर की ओर ज़्यादा दौड़ता रहता है। उसके पीछे कारण क्या है कि व्हेन आई वाज ओनली 19 ईयर 2 मंथ्स ओल्ड, तब मुझे सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला एक्चुअली। और शायद उस समय आई वाज द यंगेस्ट आईएएस एक्सपर्ट इन इंडिया, सिविल सर्विसेज का एक्सपर्ट था। अब हिंदुस्तान के लगभग 10-12 राज्यों में जाने का मौका मिला। हिंदुस्तान के 20-22 संस्थाएं जो टॉप संस्थाएं उसमें पढ़ाने का मौका मिला। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं उसमें भी बुलाया गया और कई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी बुलाया जाता रहा। अब बैंकर हो गया हूँ, लेकिन होता ना कि जिस आदमी को जिससे प्यार होता है उसको कहीं भूल नहीं पाता है वो। और इसमें हमने इस विषय को बेइंतहा प्यार किया है पंत साहब। और हमें ऐसा लगता है कि ये प्यार मैं इसको नहीं कर रहा, अपने राष्ट्र को प्यार कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत मेरे पास जानकारी है इससे किसी का भला हो जाए, किसका फ़ायदा मिल जाए। तो सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि बैंकर से हट के मुझे इस विषय पर बात करी। मैं इस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता रहता हूँ कि काउंसलिंग का एक सेपरेट मंत्रालय होना चाहिए। और अगर सेपरेट एक मिनिस्ट्री होगी तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि हम जिस प्रकार आप महसूस किया होगा, जब तक पंचायत राज में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आया तो 1992 से पहले, और 1992 के बाद की स्थिति आप देखेंगे तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया, क्योंकि एक अलग उसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था। उसी प्रकार की मेरा मानना है कि काउंसलिंग में भी इसकी ज़रूरत है। जहाँ तक आपने जो बच्चों के 12th के बच्चों की बात की, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पंत साहब पूछा। एक्चुअली ये जो टाइम होता है 12th के पास आउट करने का या एग्ज़ाम देने के बाद का, जो वेटिंग करते होते हैं हम ग्रेजुएशन में जाने की, ये किसी की बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली कैसे इम्पॉर्टेंट होता है, जनरली क्या होता है कि हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस दिशा में जाना होता है, क्योंकि 12th तक बच्चे के मन में क्लियर हो जाता है कि उसको टेक्नोक्रेट्स में जाना है, मेडिकल में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, बैंकर होना है, डिफेंस में जाना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, फिल्मी लाइन में जाना है, किसी भी लाइन में, या आपकी जर्नलिज्म में जाना है। तो मेरा पहला मानना ये है कि इस दौरान सबसे पहले बच्चों को अपने मन की बात को सुने। मेरा मानना ये है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, किसी भी चीज़ में अगर आपको लगाव है, आप पहले सोचें। ज़रूरी नहीं कि आपने, हो सकता है कि 12th तक आपने साइंस ले रखा हो, लेकिन आपका रुझान अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटी में जा रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल अपने मन की बात सुनिए और आप ह्यूमैनिटी लीजिए। आप आर्ट साइड के विषय लीजिए और उसमें बहुत अच्छा कीजिए। आपने बाई फोर्स किसी कहने पर, माता पिता के कहने पर या आस पड़ोस के कहने पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपने पता चला कि साइंस ले तो लिया और पास भी हो गए, लेकिन आप सोचिए कि डिग्री लेना ही अब उद्देश्य मात्र है या उसके आगे कंपटीशन क्वालिफाई करना भी है। तो एक तो मैंने ज़बरदस्ती को, चलो मैंने माँ बाप ने बोला तो मैं ग्रेजुएशन कर ही लेता हूँ। एक हुआ कि नहीं, मैंने अपनी इच्छा से विषय लिया तो मैं उसको इतना अच्छा जस्टिस करूँगा कि हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो ये 3 साल होते हैं
बंद साहब, ये इतने क्रूशल होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। अगर वो 3 साल जो एकेडमिक्स जो बुक्स होती हैं, चाहे वो BS स्टैंडर्ड की हों, चाहे BSc की हों, चाहे BCom की हों, अगर उस बुक्स को बहुत ध्यान से उसको मनन करे और पढ़ाई करे तो आने वाले समय उसे मैं समझता हूँ कि कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि इस दौरान बच्चे 12th के बाद सीधे सोचते हैं कि चलो अब तो क्या कि हमको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है बस। पहले तो इस मेंटेलिटी को निकालना पड़ेगा बच्चों को। अभी इसी दौरान जो खाली बैठे हैं सोचें कि नहीं, मेरे को स्नातक करना है, लेकिन मुझे इस ढंग से करना है कि जब मैं किसी पुस्तक को पढूं तो पुस्तक के लास्ट के जो पेज होते हैं हर टॉपिक के, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ शब्दावली लिखी होती है। उस लास्ट के जो एक्सरसाइज है, अगर उस लास्ट की एक्सरसाइज को मैं सही से कर पा रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसी दौरान मैं कहूँगा 12th के बाद बच्चों को, देखिए हर बच्चे का कोई ना कोई हॉबी तो होता है, लेकिन मेरा अक्सर क्या होता है कि हॉबी भी हम लोग अगर हम उसको बहुत ध्यान से देखें, भाई मैंने कहा कि मेरी हॉबी है संगीत में, मेरी हॉबी है रीडिंग बुक्स में, अपनी एक किसी हॉबी को इस लेवल का बनाइए कि भविष्य में जब कभी भी किसी भी साक्षात्कार में आप जाएं तो आपकी जो हॉबी होगी वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगी, बहुत अच्छा आपको रिप्रेजेंटेशन देगी। तो एक तो यही काम करें, चाहे कुछ भी हॉबी हो, खेलना हॉबी है, गाना हॉबी है, सुनना हॉबी है, मैं ये नहीं कह रहा आप इस पर हॉबी पर आप जो भी आपका मन चल रहा है, लेकिन वो हॉबी इस लेवल की होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे तो आपके मन से आवाज़ आए कि उसका उत्तर मुझे पता है। तो एक ये बात मैं कहना चाहूँगा। और मान लीजिए स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में इस लेवल का इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर मैच चल रहा है किसी भी तरह का, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, चाहे क्रिकेट है, आप एनालिसिस कर सकें, आप कह सकें अरे यहाँ इस खिलाड़ी ने गलती कर दी, ये हॉबी कहा जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा इस दौरान बच्चे अपना स्वभाव, दिनचर्या को सुधार करें। और स्वाभाविक है, कहते हैं ना कि अगर हमारी दिनचर्या सही रहेगी तो हमारा पूरा दिन सही रहेगा कि मुझे क्या सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है। और इसके साथ से एक बात ज़रूर कहूँगा, अक्सर हम लोग इसको बहुत ही ढिलाई हमने कर दिया है और मैं इसके लिए माँ बाप को भी दोषी बोलना चाहूँगा। हम लोगों ने अखबार को पढ़ना बड़ा कंजूसी बरतना शुरू कर दिया है। हम डिजिटल इतने ज़्यादा हो गए हैं, मैं डिजिटल का विरोधी नहीं हूँ, मैं उसका कट्टर समर्थक हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसकी इम्पोर्टेंस कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा सब माँ बाप को भी और बच्चों से भी कहना चाहूँगा जो 12th पास आउट कर चुके हैं, किसी भी एक राष्ट्रीय अखबार को कम से कम 2 घंटा जरूर दें। और कोई भी एक राष्ट्रीय मैगजीन, किसी भी कंपटीशन की एक जनरल मैगजीन्स आपके उपलब्ध हैं, कोई एक मैगजीन चुन लें और ये समझ लीजिए कि उसको मैं डेली हमें उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और आप देखते इतने चैनल्स हैं, आपका चैनल भी नई नई सूचना देता रहता, मैं देखता रहता हूँ, BBC वर्ल्ड हो गया, इस पर आप रेगुलर आप रखिए कि मुझे उसको सुनना ही है। और एक आदत और डाल लीजिए, आज से एक लिखने की आदत और डाल लीजिए। अक्सर क्या होता है कि ये सब चीज़ें हम क्या होता है हमें याद तो बहुत कुछ है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ समस्या क्या आती है, जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं वो तो क्वालिफाई कर जाते हैं। मैं तो विशेषकर आपसे उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो आपके हिंदी माध्यम से क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं होता। मैंने आपसे कहा ना कि वो 5-6 क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी डिग्रीज को लेने में ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही माहौल मिल जाता है। इससे बाहर आना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि लिखने की प्रैक्टिस वो डेली फिक्स कर दें कि डेली चाहे 20 शब्दों में लिखें, चाहे 50 शब्दों में लिखें। तो धीरे धीरे आप स्वयं, और उसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, आपका हर बच्चे का कोई ना कोई मित्र होता है, अपने मित्र को एक पत्र लिखें और उस पत्र को लिखने के बाद फिर 10 मिनट बाद उसी पत्र को दोबारा लिखें, फिर तीसरी बार लिखें। जब तीसरी बार आप पत्र को देखेंगे तो पहली बार जो पत्र आपने लिखा और तीसरी बार के पत्र में आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें तो शब्दों का बड़ा अंतर आ गया। और एक काम और कर लें, हर विषय की शब्दावली होती है। बड़ा अच्छा समय चल रहा है, छुट्टी का टाइम चल रहा है, चाहे इतिहास पढ़ें, चाहे भूगोल पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे कोई भी विषय को पढ़ें, आप शब्दावली आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ये मान के चलिए कि ऐसा समय है 12th बाद का, ये आपका भविष्य निर्धारित करेगा। इसलिए 3 साल आप ये सोच लीजिए कि हम अगर 3 साल हमने मेहनत कर दिया तो समझ लीजिए आपका भविष्य खुद बन गया और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है साहब।
फिर आप खुद ही निर्धारित कर लेंगे मुझे किस दिशा में जाना है। जी मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और टिप्स आपने साझा की उन बच्चों के लिए जो बोर्ड परीक्षा पास करेंगे 12th के बाद। और जिस तरह से उत्तराखंड सरकार का भी लगातार प्रयास है कि उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाया जाए, तो निश्चित तौर पे इस तरह के जो टिप्स होंगे उन बच्चों के लिए वरदान साबित होंगे और हम आने वाले 5 वर्ष उत्तराखंड को देश का नंबर 1 स्टेट बना सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में।